आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रमोद तिवारी बोले, भारत माता और देश के हित में कांग्रेस का संघर्ष हमेशा रहेगा जारी। दिल्ली में गिरी 4 मंजिला इमारत, सीएम ने जताया दुख, मेयर के इस ऐलान से खौफ में अफसर। अखिलेश यादव का आरोप, कहा जिसने सपा सांसद के घर पर किया हमला, करनी सेना नहीं वो योगी सेना। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा चुनाव का खर्च भी जनता के पैसे से निकाला। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर केंद्र सरकार के स्टैंड से हिंदू पक्ष को झटका, कोर्ट में कही बड़ी बात। अफगानिस्तान में हिली धरती, झटकों के बाद घरों से दौड़े लोग। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर शामिल किए जाने पर एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। महाराष्ट्र की आत्मा है मराठी, ये नंबर 1 बनी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना है और मराठी भाषा को पहली भाषा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये कदम हमारे एसएससी बोर्ड को खत्म करने की साजिश है। मैम, हिंदी को कंपलसरी किया गया है महाराष्ट्र में, इसकी तरफ आप कैसे देखते हो सेंट्रल? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने पहले दिन जब जीआर आया था उसी दिन एक ट्वीट किया था कि ये बहुत हड़बड़ी में डिसीजन हो रहा है। मराठी ये महाराष्ट्र की आत्मा है और मराठी भाषा ही एक नंबर रहेगी महाराष्ट्र में। और ये हड़बड़ी क्यों है? मैंने पहले दिन कहा था कि एसएससी बोर्ड जो हमारा स्टेट का बोर्ड है वही यहाँ महाराष्ट्र में रहेगा। सीबीएसई बोर्ड में अगर किसी को पढ़ना हो तो ऑप्शनल कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं कर सकते। तो मैंने पहले दिन भी विनती की थी कि असर का जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र में बच्चों की जो शिक्षा है वो भाषा रहे, साइंस रहे, इसमें बहुत और काम करने की ज़रूरत है। और पहली लैंग्वेज, कंपलसरी लैंग्वेज हमारे लिए मराठी ही रहेगी और रहनी ही चाहिए। और हमारे एसएससी बोर्ड को ये ख़त्म करने की साजिश है, ऐसे मुझे लगता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस बातचीत के दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस, दिल्ली के सीलमपुर से हिंदुओं के पलायन और भाजपा नेताओं के बयानों को बेबाक टिप्पणी की। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस की ओर से बनाई जा रही रणनीति को लेकर भाजपा का आरोप है कि वो ईडी और अदालत पर दबाव डालना चाहती है। देखिए, जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी और उसके मातृ संगठन की थी अंग्रेजों का साथ देने की, उनकी फौज में भर्ती होने के लिए आह्वान करने की, तो उनकी नीति तो पूरी तरीके से जग जाहिर है कि वो अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। तो वो पार्टी जो देश के लिए लड़ रही थी आजादी की लड़ाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और वो अखबार जब सब खरीद लिए गए थे, अंग्रेजी हुकूमत के डर से बोलते नहीं थे और जो दहाड़ के आजादी की लड़ाई के लिए बोलता था, उस नेशनल हेराल्ड से बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार और झूठे, बेबुनियाद, घटिया आरोप लगा रही है। और आरोप भी ढूंढे नहीं मिले तो 365वें दिन उन्होंने एक चार्जशीट फाइल की जिसमें कुछ दम नहीं है। तो हम पूरी ताकत से साफ कर दें, न कांग्रेस कभी डरी है न कांग्रेस डरेगी। वो हमेशा ऐसी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष जारी रखे। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शक्ति विहार में आज तड़के 4 मंजिला इमारत भर आकर गिर गई। बिल्डिंग गिरने को लेकर सामने आया वीडियो डराने वाला है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में लोगों में दहशत का माहौल है। एमसीडी मेयर महेश खींची ने निगम के कमिश्नर से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। गहरी संवेदनाएं हैं उन व्यक्तियों के प्रति जो चारों की डेथ हो गई है, परिवारों के प्रति जिनके परिवारजन चले गए और जो घायल हुए हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ये जो सिविक बॉडीज की ड्यूटी है, लंबे समय से दिल्ली के अंदर कॉरपोरेशन
जब भी अवैध निर्माण होते हैं या इस किस्म के निर्माण होते हैं, उनके स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी क्या है, स्ट्रक्चर सेफ्टी क्या है, इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। देश आगे बढ़ रहा है और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज भी पिछले 25 साल से डीडीए अपना कोई मास्टर प्लान नहीं लेकर पाई, जिसके कारण चारों तरफ अवैध निर्माण होता है। तो हाउसिंग पॉलिसी डीडीए नहीं लेके आ पाई, जिसकी वजह से घर घर गली गली के अंदर अवैध निर्माण होते जा रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी राज्य हैं, सबके अंदर एक अच्छी पॉलिसी है, परंतु दिल्ली में नहीं है। इसके भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने टीएमसी सांसदों की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें संसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने वक्फ बिल पर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी की टिप्पणियों को लेकर कहा कि बिल पूरी संसदीय प्रक्रिया के तहत पास हुआ है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये देश का कानून है। टीएमसी के सांसद जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको संसद की और संसद सदस्य होने की गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जब ये बिल सदन में पास हुआ, कल्याण बनर्जी उस समय मौजूद थे और हम सब जानते हैं कि वक्फ बिल संसद की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही पास हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको मंजूरी दी और आज वो देश का कानून है। तो कम से कम जो लोग कानून बनाते हैं, उन्हें इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आश्चर्य इस बात का है कि कल्याण बनर्जी यहाँ तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन बंगाल के अंदर क्या हो रहा है और बंगाल में उनकी सरकार की मुख्यमंत्री क्या कर रही है, उस पर कल्याण बनर्जी ने टिप्पणी नहीं की है। इसी से उनके दोहरे चरित्र का पता लगता है। क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की हत्या और उसके बाद हिंदुओं के पलायन का पोस्टर सामने आने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा का डबल इंजन कबाड़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं, देश में कानून व्यवस्था कैसे संभालेंगे। दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। देखिए, पहली चीज़ तो अगर मारने वाले मरने वाले के बीच में कहीं भी अगर कोई सांप्रदायिक अलगपन होता है, एक हिंदू है मुस्लिम कम्युनिटी, तो उसको सीधे सीधे आजकल एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ज़रूरी तो ये था कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास है, आप तहकीकात करते, एसडीएम आपके पास हैं, पूरी पैराफर्नेलिया आपके पास है, जाके पता करते किस कारण से हत्या हुई है। भाई, हर हत्या क्या सांप्रदायिक दंगा है, हर हत्या क्या सांप्रदायिक है, आपस में भी हो सकता है। इसको बिना जाने ये भारतीय जनता पार्टी की मेरे हिसाब से कोई सोची समझी रणनीति है। और अभी तक तो मैं तो सीलमपुर में सांसद रहा हूँ 10 साल, उसके बाद भी रहा हूँ। सीए एनआरसी का भी वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद आपको याद होगा एक समय जब सीलिंग हुई थी तब भी दंगे हुए थे। मैंने तो इस तरीके की कोई हालत वहाँ नहीं देखी है कि जिसमें किसी को आना पड़े या जाना पड़े, बल्कि सीलमपुर जाफराबाद के इलाके में जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम रहते हैं, कुछ कुछ छोटा मोटा टेंशन सब में चलती है। ऐसा तो मुझे कहीं नहीं देखा था कि किसी का पलायन करने की आवश्यकता हो। तो ये या तो कोई नया कुछ हुआ है और वो पिछले 2 महीने में हुआ है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीचे भी है, तो यकायक 2 महीने में हिंदू कैसे वहां डरने लगे, घबराने लगे। राणा सांगा पर राज्यसभा में दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान के बीच आज सपा मुखिया अखिलेश यादव राज्यसभा सांसद रामलाल जी सुमन से मिलने संजय प्लेस स्थित उनके आवास पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि करनी सेना नहीं, ये योगी सेना है, जिसके लिए सरकार से फंडिंग हो रही है। जिस तरह हिटलर सेना रखता था लोगों की आवाज दबाने के लिए, उसी तरह ये योगी सेना लोगों को डरा रही है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं
बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है, बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। राणा सांगा वर्सेस बाबर की लड़ाई का अंत आज हम माने कि आगरा से हो चुका है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम अम्बेडकर राणा सांगा वर्सेस बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है आज। देखिए मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटा। सर योगी जी आगरा है जो उनके द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा की पिच पर खेल रही है। सपा हमेशा दंगों की राजनीति करती है और वे उसी का शिकार हो जाते हैं, इससे उन्हें आगे कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मायावती जी भी दलित हैं, लेकिन गेस्ट हाउस कांड के दौरान सपा ने उनके साथ क्या किया। समाजवादी पार्टी को गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात करनी चाहिए। प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए। जब देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, एक देश एक चुनाव का कानून बनने वाला है, तो एक देश एक समान और अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा का कानून क्यों नहीं ये बात बोलते? ये 27% आरक्षण जो है बांट करके सबको देने की बात क्यों नहीं बोलते? एक गरीबों को फ्री इलाज की बात क्यों नहीं बोलते? ये प्रदेश में अमन चैन भाईचारे की बात क्यों नहीं बोलते? ये हमेशा नफरत की राजनीति किए हैं और नफरत का बीज बोए हैं और उसी को ये समय समय पर जगाते उगाते हैं। आपने कहा बीजेपी की पिच पे खेलना, इसका क्या मतलब है? आप वो उनको समझ नहीं है कि 2 जून गेस्ट हाउस कांड मायावती जी के साथ, मायावती जी भी तो दलित थी, मायावती जी के साथ जो घटना हुई किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। खुलेआम विधायकों को सड़क पर घसीटते हुए भूसा की तरह गाड़ी में लाद करके भागते हुए यही समाजवादी पार्टी के लोग ले गए थे ना। उस समय वो दलित नहीं थी, आज इनको दलित दिखाई दे रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। पिछड़े दलित महापुरुषों के नाम पर बनी योजनाएं, उन योजनाओं को खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। बीजेपी की पिच आपकी मतलब इसका मैंने साल में 52 जुमे और होली एक बार वाला बयान देने वाले संभल के सीओ अनुज चौधरी को इस मामले की जांच के बाद क्लीन चिट मिल गई है। पूर्व आईपीएस एवं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस बयान को पुलिस सेवा नियमावलियों का उल्लंघन बताया था। शासन स्तर पर शिकायत की गई थी। आला अफसरों की जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई। शिकायत की जांच संभल के एसपी द्वारा की गई थी। एसपी ने बताया कि जांच में कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला जिससे आरोप सही साबित हो पाए, जिसके चलते आरोप खारिज करते हुए क्लीन चिट दे दी गई। इस मामले में एसपी ने वहां के आईजी को पत्र लिखकर आरोप खारिज किए जाने की जानकारी दी है। अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था कि अनुज चौधरी द्वारा सेवा नियमावलियों और वर्दी नियमावलियों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आरोप यह भी लगाया गया था कि बिना अधिकारी के बयान करने, पुलिसिंग तथा अपने कार्यों को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने, सेवा नियमावली से इतर कार्य कर माहौल को तनावग्रस्त करने तथा वर्ग विशेष में असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव का खर्च भी जनता के पैसे से निकाला जा रहा है। ठेकेदारों को ग्लोबल टेंडर के जरिए पैसा वसूला जा रहा है। बिहार के ठेकेदारों को कोई टेंडर नहीं दिया जा रहा है। सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे, तो जितना आनंद फानन हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा।
यानी आनन फानन में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है ग्लोबल टेंडरिंग करके। यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30% और उसी के तहत जो है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन एक्टिव हो गया है। हाल ही में आरजेडी कार्यालय में हुई बैठक में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला किया गया। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि वो मेरे भाई हैं। बातचीत के क्रम में उन्होंने महागठबंधन को चैलेंज भी दिया। तेजस्वी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, आज तक आपका कभी खुल के कभी मैंने विरोध करते हुए नहीं देखा। जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं अच्छी बात है कि निषाद को राजनीति में आनी चाहिए, पार्टी को। तो कैसे देखते हैं, मतलब अलग पार्टी में रह के भी इतनी तारीफ? ठीक है, हमारे छोटे भाई हैं, उनका स्नेह ऐसा कहते हैं तो अच्छी बात है। जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मानते हैं, तो आपको लग रहा है कि जनता देखेगी? अभी जनता के दरबार में चलते हैं, वो जनता डिसाइड करेगी क्या करना है। लोग कहते हैं जनता के दरबार में चलते हैं, जनता फैसला लेगी कौन अच्छा है क्या है। भविष्य में आप दोनों भाई मिलेंगे, मतलब तेजस्वी और निशांत के? अरे ऐसा क्या यंग है। अरे ऐसा क्या। एक अंतिम सवाल, वो आरोप भी लगाते हैं आपके पिताजी पे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको हाईजेक कर रखा है। सब ठीक है, हम सब एकदम 100% स्वस्थ हैं। पापा आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, सक्षम है। राजस्थान में अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अजमेर की दरगाह को भगवान शिव का मंदिर बताए जाने के दावे को लेकर दाखिल किए गए मुकदमे में आज सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से आज की सुनवाई में हल्फनामा दाखिल किया गया। केंद्र सरकार ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के मुकदमे को खारिज किए जाने की सिफारिश की। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि हिंदू सेना का मुकदमा सुने जाने योग्य नहीं है, इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की सिफारिश से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय की सिफारिश की वजह से अदालत ने आज की सुनवाई स्थगित कर दी। अजमेर की जिला अदालत इस मामले में अब 31 मई को सुनवाई करेगी। मंत्रालय के जवाब में कहा गया है कि हिंदू सेना के मुकदमे में कोई आवश्यक स्थिति होने का आधार नहीं पाया गया है। इसके साथ ही भारत संघ को भी पक्षधार नहीं बनाया गया है। अंग्रेजी में दाखिल किए गए मुकदमे का हिंदी अनुवाद भी ठीक से नहीं किया गया है। अंग्रेजी में दाखिल मुकदमे और उसके अनुवाद में फर्क है। 27 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में पारित आदेश में विपक्षी पार्टियों को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। ऐसे में इस मुकदमे को खारिज कर उसे वापस लौटा देना चाहिए। इस मामले में 31 मई को होने वाली अगली सुनवाई में हिंदू सेना को केंद्र सरकार की सिफारिश पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। हिंदू सेना के अध्यक्ष का कहना है कि इस मामले में कानूनी राय लेकर उचित जवाब दाखिल किया जाएगा। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने तकनीकी आधार पर मुकदमे को खारिज किए जाने की सिफारिश की है। अगर कोई तकनीकी कमी है तो उसे सुधार कर लिया जाए। अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा क्षेत्र में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए। भूकंप की गहराई जमीन के 86 किलोमीटर नीचे थी। झटके महसूस होने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज इस्लामाबाद और देश के उत्तरी क्षेत्र में सुबह 11:47 पर एक बार फिर से तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 दर्ज की गई। इसका भी केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा क्षेत्र ही था। रात की बात यह कि अब तक किसी जानमाल के नुकसान की कोई भी सूचना नहीं मिली है। पाकिस्तान में ये एक हफ्ते के भीतर तीसरा भूकंप है। इससे पहले 13 अप्रैल को 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र इस्लामाबाद के पास रावलपिंडी था। भूकंप के झटके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में महसूस किए गए थे। लगातार आ रहे भूकंप से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। कई स्थानों पर स्कूलों और ऑफिसों को एहतियातन खाली कराया गया है। भूकंप विशेषज्ञों को मानना है कि 28 मार्च को म्यांमार के मांडले क्षेत्र में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद से दक्षिण और मध्य एशिया में भूकंपीय गतिविधियों में तेजी आई है। इस एक महीने में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और नेपाल सहित कई देशों में 100 से ज्यादा बार भूकंप की वजह से धरती हिली है। ये क्षेत्र हिमालयन फॉल्ट लाइन और यूरेशियन व इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव क्षेत्र में आते हैं, जिसे भूकंप संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।